जय हिंद। मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा था और फिजिक्स में न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम और न्यूटन के गति का द्वितीय नियम मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। और साथ ही साथ इसमें मैंने बताया था कि रेखीय संवेग क्या होता है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम है वो बल के सूत्र को प्राप्त कराता है, मतलब कि न्यूटन का द्वितीय नियम बल के सूत्र को बताता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर में बल क्या है, और दूसरा जानेंगे कि बल का आवेग क्या होता है, और तीसरा टॉपिक जानेंगे कि संवेग तथा आवेग में संबंध। क्लियर? यानी ये 3 टॉपिक होने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बल, यानी फोर्स क्या है, बल क्या है। देखिए बल क्या होता है। अगर कोई वस्तु क्या हो ना, रुकी हुई हो, तो आप उसके ऊपर जो खिंचाव करो या धक्का दो, ठीक है ना। अगर ये वस्तु रुकी हुई है तो मैं इसे खींचूं, पकड़ के खींचूं या इसे धक्का दूं, तो ये अपनी अवस्था में अगर परिवर्तन कर देती है, ठीक है, तो वो धक्का और जो खिंचाव कर रहा था मैं, वही आपका बल कहलाता है। बात समझ में आ गया? यानी बाहर से हम ले जाकर के अपने हाथों को इसको धक्का दे रहे थे या तो खींच रहे थे, तो ये बाहर से ले जाकर के जो धक्का देना और खींचना है, यही आपका बल है। बात क्लियर हो गया? ये तो सिंपल लैंग्वेज में था। अब समझिए इसका डिफिनीशन। बल क्या कहता है कि बल वह बाह्य कारक है, बाह्य कारक का मतलब बाहर से, ठीक है। बल वह बाह्य कारक है जो रुकी हुई वस्तु को गति अवस्था में और गति करती हुई वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है, या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, वही आपका बल होता है। क्या होता है? बल होता है। तो ये डिफिनीशन आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको मैं एक बात बताऊं कि बल, जो बल है इसका मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। F बराबर यानी बल बराबर होता है m इंटू ए, ये हमने न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त किया था, ठीक है। तो देखिए F तो बल हो गया। अब देखिए इसका मात्रक तो न्यूटन होता ही होता है, साथ में एक और मात्रक। कैसे? देखिए द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या इसी को आप कह सकते हो न्यूटन, क्योंकि बल के बारे में न्यूटन ने ही बताया था, इसलिए इसके सम्मान में बल का मात्रक न्यूटन भी रखा गया। और एक और मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये जो बल का जो मात्रक है ये एसआई मात्रक है, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है। अब हम लोग जानते हैं कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। याद रखिएगा बल का सीजीएस मात्रक, ये किलोग्राम को ग्राम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्राम इंटू मीटर को सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सीजीएस मात्रक है, ठीक है। और इस सीजीएस मात्रक के बारे में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डाइन। क्या नाम था? डाइन। तो उन्होंने ये बताया था, है ना, डाइन ने बताया था। एक बात बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है कि बल कौन सी राशि है, तो याद रखिएगा बल एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि, ठीक है। और नेक्स्ट पूछा गया है कि बल का बीमा क्या होता है ना, बीमा। तो बीमा कैसे ज्ञात करोगे? देखिए किलोग्राम को किससे दिखाते हैं? द्रव्यमान को m से ना, लिखूंगा m इंटू मीटर को l से, अब बटे में s स्क्वायर सेकेंड का यानी t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका m l t का पावर -2, है ना। t का पावर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो m l t का पावर -2, ये बल की बीमा हो गई। क्लियर? उसके बाद आपको क्या रखना है पॉइंट्स, कि पूछा जाता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। ये बात आपको समझ में आ गया? 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो याद रखिएगा 10 के पावर 5 डाइन होता है ना। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। कैसे ये आया, चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए ध्यान से, हम लोग एक बात तो जानते हैं कि न्यूटन का दूसरा मात्रक ये है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो न्यूटन की जगह पे ये लिख सकता हूं बराबर,
डाइन, डाइन की जगह पे ये लिख सकता हूं ना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लिख सकता हूं। अब आप इस वाले वैल्यू को इसमें चेंज करिए, चेंज करिए। देखिए 1 किलो में कितना ग्राम होता है तो आपको पता है ना 1000 ग्राम होता है, तो देखिए जी आ चुका है। उसके बाद 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है तो गुणे 100 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर आ चुका है, बटे में सेकेंड स्क्वायर, तो बटे में सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए GCM यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ चुका है। तो क्या बचा है 10 की पावर 3 यानी 1000 और 10 की पावर 2 है ना। 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 गुणे 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर साथ में लिख देता हूं। अब देखिए 10 की पावर 3 10 की पावर 2 हो गया 10 की पावर 5 और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं तो डाइन बोलते हैं। ठीक है, और मान कितना आया 10 के पावर 5। इसीलिए एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। दूसरा चीज, एक और चीज पूछा गया है कि इन दोनों के अलावा, यानी ये एक मात्रक हो गया और ये एक सीजीएस मात्रक हो गया, इन दोनों के अलावा भी एक और मात्रक होता है जिसको बोलते हैं किलोग्राम। याद रखिएगा किलोग्राम भार, है ना, क्या बोलते हैं किलोग्राम भार। तो आपसे ये पूछा जाए कि 1 किलोग्राम भार यानी 1 किलोग्राम फोर्स बराबर भार यानी बल, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, 9.81 न्यूटन होता है। याद रखिएगा 1 किलोग्राम फोर्स बराबर, है ना, या 1 किलोग्राम भार बराबर 9.81 न्यूटन होता है। आपके दिमाग में ये बात बैठ जाना चाहिए। बल का एक नया मात्रा कौन सा है किलोग्राम भार, ये दिमाग में याद कर लीजिए। बाकी ये न्यूटन डाइन सबको याद होता है लेकिन किलोग्राम भार किसी को पता नहीं होता है, तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो बल का एक नया मात्रक है वो है किलोग्राम भार। ठीक है, तो बल इतना आपको समझ में आया। बल के बारे में इतनी जानकारियां, डेफिनेशन, फार्मूला, मात्रक, बीमा, राशि, ठीक है, उसके बाद कितना मान कितना होता है 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, ये आपको याद रखना ही रखना है। साथ ही साथ समझिए बल का प्रभाव क्या होता है। क्या होता है बल का प्रभाव? देखिए बल अपना क्या क्या प्रभाव कर सकता है। तो पहला तो यही कर सकता है कि जब किसी वस्तु के ऊपर लगाओगे बल को तो वस्तु का आकार आकृति सब कुछ बदल सकता है कि नहीं जी। अगर आप किसी को एक तबला खींच के मारोगे तो उसका आकार हुलिया सब बदल जाएगा एक गाल का। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या करता है उसका आकार और आकृति को बदल सकता है। बोलिए सही बात है ना। आकार और आकृति को क्या कर सकता है बदल सकता है। उसके आयतन को भी बदल सकता है। बात समझ में आ रहा है। जब आकार आकृति बदलेगा तो आयतन भी बदल जाएगा, क्षेत्रफल भी बदल जाएगा। बात समझ रहे ना। तो बल क्या करता है वस्तु के आकार और आकृति को बदल देता है। ये पहला प्रभाव हो गया। दूसरा क्या कर सकता है, जब कोई देखिए जब कोई चीज सीधी जा रही हो आप उस पर बल लगा दिए तो उसका दिशा चेंज भी हो सकता है। बोलिए सही बात है। ये डिपेंड करता है कि आप बल किस दिशा में लगा रहे हो। जैसे देखिए मार्कर आगे की तरफ जा रहा है, बल मैंने ऐसे लगा दिया तो देखिए मार्कर का डायरेक्शन क्या हो गया चेंज हो गया, दिशा चेंज हो गया। यानी बल क्या कर सकता है दिशा भी परिवर्तित कर सकता है। बल क्या कर सकता है दिशा भी परिवर्तित कर सकता है। ये बात आपको समझ में आ गया कि बल जो है कि दिशा भी परिवर्तित कर सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो आपको ये बलों के प्रभाव पॉइंट्स थोड़ा दिमाग में बैठा कर रखना है कि बल का प्रभाव क्या क्या हो सकता है। आकार आकृति आयतन ये बदल सकता है और इसकी दिशा भी बदल सकती है। तीसरा पॉइंट समझिए कि अगर कोई वस्तु गति में है क्या कर सकती है, गति में है तो उसको विराम में ला सकती है ना। मान लीजिए कि आप दौड़ते दौड़ते जा रहे हो, आगे से किसी ने बल लगा दिया तो आप रुक जाओगे ना, तो विराम में हो जाओगे। अगर कोई चीज विराम में है तो क्या हो सकता है वो गति में हो सकती है। तो ये बलों का प्रभाव है। क्या ये बलों का प्रभाव है। आप चाहे तो इसे अपने मन से बना बनाकर भी एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे जो फैक्ट है वो फैक्ट आपको याद करना है, बाकी आपको समझना है। जब आप समझ लोगे तो आप आसानी से कर लोगे। क्लियर। चलिए अब मैं इसे रफ करता हूं, आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग अब जानते हैं कि बल के प्रकार। क्या जानते हैं बल के प्रकार। ठीक है ठीक है। तो ये टॉपिक्स मैंने बताया था कि बल पढ़ाऊंगा और बल के बाद बल का आवेग, क्लियर, और आवेग के बाद संवेग तथा आवेग में संबंध, ये मैं बताने वाला हूं। क्लियर। तो चलिए पहले आप जानते हैं कि बल के प्रकार, है ना, प्रकार कौन कौन सा है। तो देखिए बल के प्रकार आपको दो याद रखना है। एक संतुलित बल, एक संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। बात समझ में आ गया।
एक संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। यानी आपको याद रखना है दो बल। अब देखिए संतुलित बल क्या होता है। देखिए संतुलित क्या है, जैसे आप एक रास्ते पर चल रहे हो, पतला रास्ता है, तो आप अपने बॉडी को कैसे संतुलन करके रखते हो ताकि मैं दोनों तरफ में कहीं भी ना गिरूं, है ना। ऐसे आराम आराम से एकदम संतुलन बना करके चलते हैं, आगे देख करके चलते हैं ताकि हम कहीं इधर उधर न गिर जाए, तो वो संतुलित बल होता है। दिमाग में बैठ गया एक बात, संतुलित क्या है, संतुलन क्या है, अपने आप को संतुलन बना के रखना, है ना, वही संतुलित है। अब यहाँ पे बल की बात हो रही है तो समझिए, देखिए किसी वस्तु के ऊपर ना दो या दो से अधिक बल लगाया जाए, क्या किया जाए, किसी वस्तु के ऊपर दो या दो से अधिक बल लगा दिया जाए, लेकिन फिर भी वो वस्तु अपनी जगह से नहीं हट रही है, अपने जगह से नहीं हट रही है, तो समझ जाइएगा कि वहां पे जो बल लगा रहे हो वो संतुलित बल है। क्या सिंपल बात समझ में आया। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हूं, चारों तरफ से कोई ना कोई मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है, बल लगा रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने जगह से नहीं हिल रहा हूं, इसका मतलब मेरे ऊपर जो बल लगाया जा रहा है वो बल संतुलित बल है। कौन सा बल है, संतुलित बल है। यानी उन जितने लोगों ने बल लगाया मेरे ऊपर, उनका प्रभाव क्या रहा, मेरे ऊपर शून्य रहा, कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए मेरे ऊपर जो लगाया गया बल है वो क्या कहलाएगा, संतुलित बल कहलाएगा। बात समझ में आ गया। तो संतुलित बल क्या कहता है कि जब किसी वस्तु के ऊपर दो या दो से अधिक बल लगाया जाता है तो उन बलों का परिणामी प्रभाव शून्य होता है। क्या होता है, बलों का परिणामी प्रभाव शून्य होता है, तो वो बल ना संतुलित बल कहलाती है। जैसे समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास ये वस्तु है, ठीक है, मैंने इधर से बल लगा दिया 5 न्यूटन का, इधर से बल लगा दिया 5 न्यूटन का, ठीक है, इधर से बल लगा दिया 5 न्यूटन का और इधर से बल लगा दिया 5 न्यूटन का। आप नोटिस कीजिए कि हर जगह से 5 न्यूटन, जैसे ये 5 न्यूटन जब धक्का देगा तो उधर से 5 न्यूटन लगा करके उसको बैलेंस कर देगा, दोनों तरफ कहीं नहीं जाने वाला। अगर इधर से धक्का दे रहा है तो ये इधर से 5 न्यूटन का धक्का दे करके इसको बैलेंस कर दे रहा है, मतलब वस्तु अपने जगह से नहीं जा रही है। और जब कोई वस्तु अपनी जगह से नहीं जाएगी तो सोचिए, बल लगाया जा रहा है, तो जब वस्तु अपनी जगह से नहीं जा पा रही है, इसका मतलब वस्तु वहां पे दब जाएगी। बोलिए, दब जाएगी ना, यानी इसके आकार में परिवर्तित हो जाएगी। यानी जो संतुलित बल होता है ना, वस्तु के आकार को बदल देता है ना, वस्तु के आकार और आकृति को बदल देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्थिति को नहीं बदल पाता, क्योंकि स्थिति क्या है, एक जगह से दूसरे जगह निकल जाना। तो बल जो है कि ऐसा नहीं कर पाता है। संतुलित बल बस वस्तु के आकार को और इस आकृति को बदल देता है, लेकिन उसकी स्थिति को नहीं बदल पाता है। वस्तु वहीं का वही रहेगा, बस चपटा हो जाएगा, दबा देंगे तो। क्लियर। चलिए, असंतुलित बल क्या होता है कि जब किसी वस्तु के ऊपर आप दो या दो से अधिक बल लगाओगे तो उसका जो प्रभाव होगा ना, बलों का परिणामी प्रभाव होगा, वो शून्य नहीं होने वाला, उसके ऊपर प्रभाव होगा। जैसे समझिए, मान लीजिए कि 20 लोग मेरे ऊपर बल लगा रहे हैं, अब मैं अपने जगह से छोड़कर भाग गया, अपने जगह से क्या हो गया, भाग गया। इसका मतलब उनका प्रभाव क्या था, शून्य नहीं था, उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, तो अभी तो हम अपनी जगह स्थिति बदल दिए। तो जब हमारी स्थिति बदल जाएगी, हम स्थिति से हट जाएंगे, वहां पे जो बल होगा वो असंतुलित बल होगा। यानी असंतुलित बल का डिफिनेशन क्या लिखोगे कि जब दो या दो से अधिक बल किसी वस्तु के ऊपर लगाया जाता है तो उन बलों का परिणामी प्रभाव शून्य नहीं होता है, तो उस बल को असंतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। ये बल क्या करता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है। किसमें, स्थिति में। मतलब कि अगर कोई चीज गति में है तो उसको विराम में ला देगा। कौन सा बल, असंतुलित बल। और कोई चीज विराम में है तो उसको क्या करेगा, ये गति में ला देगा। जैसे समझिए, मान लीजिए कि एक वस्तु है, इधर से लगाया मैंने 5 न्यूटन और इधर से लगा दिया 10 न्यूटन। क्या हो गया, 10 न्यूटन। तो आप देखिए ना, इधर से 5 न्यूटन 10 न्यूटन, सबसे बड़ा यही है 10 न्यूटन। तो ये वस्तु को 5 न्यूटन की तरफ धक्का दे करके आगे बढ़ा देगा, यानी स्थिति में परिवर्तन ला देगा, है ना। आप देखियो ना, रस्सा खींचते हैं, रस्सा खींची वाला जो खेल होता है, जिसमें मान लीजिए 10 बच्चे उधर हैं, 10 बच्चे एक साइड हैं, तो जिधर बल ज्यादा होगा उधर क्या करेंगे, रस्सी को खींच लेंगे। ठीक है, तो जब रस्सी जिधर खींच लेते हैं और जो नहीं खींच पाते हैं, यहाँ पे कौन सा बल होता है, असंतुलित बल। लेकिन जब दोनों तरफ से खींचा जाए और रस्सी किधर भी नहीं जा रही है, नहीं उन लोगों की तरफ जा रही है, नहीं इन लोगों की तरफ आ रही है, तो वहां पे जो बल होगा वो संतुलित बल होगा। क्या होगा, संतुलित बल होगा। तो यानी आपको समझ में आ गया कि बल का प्रकार संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है। आप डिफिनीशन लिख लीजिएगा, जो मैंने बताया है, ये आप पिक्चर भी बना सकते हो। चलिए, अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बल का आवेग। क्या जानते हैं, बल का
आवेग, है ना, यानी बल का आवेग यानी इम्पल्स ऑफ फोर्स, है ना, इम्पल्स ऑफ फोर्स, बल का आवेग। देखिए बल का आवेग क्या है, तो बल का आवेग कहता है ना कि किसी वस्तु के ऊपर, है ना, किसी वस्तु के ऊपर कुछ समय के लिए अगर बल लगाया जाता है ना, किसी वस्तु के ऊपर कुछ समय के लिए बल लगाया जाता है तो वह बल और उस समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। याद हुआ, यानी किसी वस्तु के ऊपर कुछ समय के लिए बल लगाया जाता है तो बल और उस समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। कंप्लीट समझ में आ गया ना? ठीक है, आवेग को याद रखिएगा, बल का आवेग इंपल्स बोलते हैं, इसलिए आई बराबर क्या मैंने बताया, बल और उसके समय को, यानी समय, कुछ समय था ना इसलिए समय अंतराल, क्या लिखेंगे, समय अंतराल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समय अंतराल। ठीक है, समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो बल का आवेग कहते हैं। यानी आई बराबर बल को दिखाते हैं एम से या समय अंतराल को डेल्टा टी से, सिर्फ बल को दिखाते हैं एफ से, है ना, और समय अंतराल को डेल्टा टी से। तो यानी आई बराबर हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा टी, यानी आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। ठीक है, समझ गए। चलिए, ये कौन सी राशि है, तो याद रखिएगा ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अगर आपको ये सदिश अदिश राशियां पता नहीं है तो आप एक वीडियो सर्च कर लीजिएगा मेरे नाम से कि सदिश और अदिश राशियां बाई अजय स्टडी। ठीक है, तो आपके सामने आ जाएगा। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया हूं कि आप कभी भी सदिश और अदिश राशियों में गलती नहीं करोगे। आप बड़ी ही आसानी से पहचान लोगे कि सदिश राशियां कौन सी है और अदिश राशियां कौन सी है। चलिए, अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा। तो देखिए मैं इसका मात्रक आपको समझाता हूं। देखिए ये बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्लियर। डेल्टा टी का मात्रक सेकेंड होता है, यानी समय का मात्रक सेकेंड, तो ये न्यूटन सेकेंड हो गया। मात्रक क्या हो गया, आवेग का न्यूटन सेकेंड। या इसको चेंज करेंगे तो न्यूटन को हम लोग जानते थे, क्या लिखते थे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद आया। और ये सेकेंड है इंटू सेकेंड, तो देखिए सेकेंड से सेकेंड एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये भी एक मात्रक है इस आवेग का, है ना। आवेग का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और दूसरा न्यूटन सेकेंड, क्लियर। चलिए अब समझिए इसका बीमा। बीमा आप ज्ञात करिए। बीमा कैसे ज्ञात करोगे, यहां से किलोग्राम को एम से दिखाएंगे, मीटर को एल से, अब बटे में टी है ना सेकेंड, तो बटे में टी, तो बटे में टी जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी का पावर -1, यानी एम एल टी का पावर -1 क्या हो गया, ये आपका बीमा हो गया। यानी आवेग का बीमा क्या है, एम एल टी का पावर -1 और मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यानी बल का आवेग आपको समझ में आ गया ना कि जब किसी भी वस्तु के ऊपर कुछ समय के लिए अगर बल लगाया जाता है तो वो बल और उस समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं। यानी आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझिए कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, इसका मतलब ये हुआ, यानी आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। आप देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, और मैं यहाँ पे डेल्टा टी बराबर निकालूं, डेल्टा टी बराबर तो क्या होगा, आई बटे एफ होगा। देख लीजिए एफ जाकर डिवाइड हो जाएगा ना, आई बटे एफ। तो आप देखिए अगर आप ये जो टाइम दिख रहा है, अगर टाइम बढ़ाओगे तो ध्यान रखिएगा कब टाइम बढ़ेगा, जब टाइम बढ़ेगा ना तो बल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, है ना। जब टाइम बढ़ेगा तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, देखिए बल यहाँ भी तो लिख सकते हो या ऐसे भी तो हो सकता है ना, आई बटे डेल टी। तो याद रखिएगा जब टाइम बढ़ेगा तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और टाइम कम होगा तो बल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी आपको करना क्या है कि आवेग का जो उदाहरण समझना है तो समझिए। जब आप कोई चीज दुकान से परचेज करते हो सामान, तो वो सामान के चारों तरफ बुरादा या फोम या ऐसा चीजें भर दिया जाता है ताकि वो बॉक्स के अंदर जो सामान है ना वो टूटे ना, है ना, टूटे ना। गद्दे वाला सामान फोम वगैरह भर दिया जाता है ताकि वो टूटे ना। क्यों भरा जाता है कि जब वो वस्तु गिरेगी तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये वस्तु है और ये चारों तरफ इसका फोम है, ये वाला फोम है। तो जब वस्तु गिरेगा तो पहले कौन टकराएगा, जमीन से फोम टकराएगा। तो जब फोम टकराएगा तो यहां से वहां तक, यानी जो यहां से लेकर यहां तक बल जाएगा, तो बल जाने में अगर ज्यादा फोम रहेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमने देखा कि अगर टाइम बढ़ जाता है तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस वस्तु पर जो बल है वो कम लगेगा, जिसके कारण ये वस्तु नहीं टूटेगा।
इसीलिए जो टाइल्स होते हैं, मार्बल होते हैं, उनको रखने के लिए या कोई आप सामान परचेज करोगे, टूटने ग्लास वाला हो गया, या कोई सामान टूटने वाला होता है ना, तो उसके चारों तरफ घास भूसा भर करके, घास फूस भर करके या फोम भर करके या कुछ ना कुछ भर करके दीवार की तरफ मजबूत भेजा जाता है। तो कि जब गिरेगा तो यहां से इस वस्तु के पास जाने में जो बल है उसका टाइमिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब टाइमिंग बढ़ जाएगी तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया? ठीक है, जैसे चिकनी मिट्टी वगैरह को पैक किया जाता है। उसके बाद दूसरा समझिए, वो जो ट्रेन होता है ना, ट्रेन की जो शटरिंग होती है, ट्रेन की शटरिंग का मतलब क्या है? देखिए, ये एक बोगी आप देखते हो ट्रेन का, और एक ये बोगी समझिए। तो यहाँ पे देखेंगे साइड में ना ऐसे बना होता है ना, ट्रेन के साइड में ऐसे दो बना होता है। आपने ये चीज नोटिस किया होगा, देख लीजिएगा, दो बना होता है ऐसे, है ना, ये दो बना होता है। अब यही जो शटरिंग है, जब ट्रेन ब्रेक लगता है, जब ट्रेन के अंदर ब्रेक लगता है तो ये पीछे वाली बोगी आगे की तरफ जाएगी ही जाएगी, लेकिन जाती है तो ये शटरिंग एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और जैसे टकराएंगे तो शटरिंग दबते हैं, क्या करते हैं, दबते हैं। तो जैसे टकराएंगे तो अंदर की तरफ दबेगा, और जब अंदर की तरफ दबेगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। जब टाइम ज्यादा लग जाएगा तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वरना जिस दिन शटरिंग न रहे तो टाइम क्या लगेगा, टाइम ज्यादा नहीं होगा, तो बल ज्यादा लग जाएगा। जब बल ज्यादा हो जाएगा तो ये बोगी इसके ऊपर चढ़ जाएगी फटाक से। अगर ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा दे तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, तो आपका टाइम जो है कि बिल्कुल जैसे कम होगा, जैसे टाइम कम होगा तो बल ज्यादा लगेगा और ये बोगी उस बोगी के ऊपर चढ़ जाएगी। इसलिए वहां पे यही सिचुएशन किया जाता है कि भैया इनको बढ़ा कर रखना है ताकि टाइम ज्यादा लगे, है ना। जैसे गाड़ियों में शॉकर लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है, यही तो, ताकि टाइम बढ़े। जब बल ऊपर जनरेट हो तो टाइम बढ़ जाए नीचे तक जाने में। जब टाइम बढ़ेगा तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम कम रहेगा तो बल और बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये था हमारा बल का आवेग, ठीक है, यानी बल का ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि संवेग और आवेग में अंतर क्या है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं हटा दूं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संवेग तथा आवेग में अंतर, है ना। क्या चीज, संवेग तथा आवेग में अंतर। देखिए, लिख लीजिए, संवेग तथा आवेग में संबंध, ठीक है। चलिए देखिए, अब समझिए कि संवेग और आवेग में जो संबंध है वो कैसे ज्ञात करेंगे। हम लोग एक बात जानते थे कि आवेग I बराबर होता था F इंटू डेल टी, सही बात है। और हम लोग पहले जानते हैं F यानी बल बराबर होता है M इंटू ए, ये बात आपको पता है, M इंटू ए होता है, ध्यान से देखिए। और हम लोग एक बात और जानते हैं, ए बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, सही बात है ना। तो वेग में परिवर्तन यानी डेल भी, वेग में परिवर्तन बटे डेल टी, यानी वेग में परिवर्तन की दर, यानी ए बराबर डेल भी अपान डेल टी, है ना। अब ये एफ बराबर एम ए, हम लोग जानते हैं ये न्यूटन का कौन सा नियम है, तो अभी हमने प्रूफ किया था न्यूटन का द्वितीय नियम, है ना। इसके पहले वीडियो में हमने प्रूफ किया था न्यूटन का कौन सा नियम है, द्वितीय नियम। तो हम लिख सकते हैं कि I बराबर एफ इंटू डेल टी। अब इसके नीचे लिखोगे कि न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर m इंटू ए, तो A बराबर होता है डेल भी अपान डेल टी, ठीक है। तो आप यहाँ पे रखोगे F बराबर क्या हो जाएगा आपका m, और A की जगह पे डेल भी अपान डेल टी, ये रख दिया। अब ये मान लेता हूं समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। तब लिखूंगा क्या कि F का मान, ठीक है, F का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रखने पर। अब रखिए यहाँ पे, तो I बराबर हो गया, F के जगह पे रखिए ये वाला m इंटू डेल भी अपान डेल टी इंटू डेल टी, ये हो गया। डेल टी से डेल टी कट गया तो I बराबर क्या आया, m इंटू डेल भी, ये हमारे पास एक आ गया। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या है, I तो आवेग है, ठीक है, और ये द्रव्यमान है और ये वेग में परिवर्तन है ना। डेल भी क्या है, वेग में परिवर्तन है, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। हम लोग क्या जानते थे, एक बात जानते हैं ना, P बराबर m इंटू भी। P क्या है, तो संवेग है, m क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है, वेग है। आप देखोगे m इंटू भी, क्या ये P के बराबर है, तो यही हो जाएगा कि आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। बताइए, समझ में आ गया, क्योंकि ये संवेग ही तो बन रहा है m इंटू डेल भी, तो ये हो गया संवेग में परिवर्तन।
आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। आपको याद रखना है कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है ना वो आवेग के बराबर ही होता है। तो ये हो गया संवेग तथा आवेग में संबंध I बराबर m इंटू v, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। आवेग संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है यानी बराबर होता है। अगर संवेग बढ़ेगा तो आवेग भी बढ़ेगा और आवेग बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा। तो ये था हमारा संबंध पूरा कंप्लीट हो गया। यानी मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं कि बल क्या है और बल के आवेग क्या होते हैं और साथ ही साथ संवेग तथा आवेग में संबंध। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कि न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या है और साथ ही साथ इसका उदाहरण। उसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।